बेटा, आज तुम गर्व से हमारा सीना फुला दी। बहू की तरह नहीं, बेटे की तरह हमारा नाम रोशन किया। भाभी, आप प्रसाद खाइए। आप नहीं जानती कितना रुतबा बढ़ा दिए। भैया की जगह पुलिस की नौकरी ली। अब हम सबको अकड़ देंगे कि हमारी भाभी पुलिस वाली है। आज हम भी बहुत खुश हैं। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल जैसा हमको मिला है। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। हमारी आज की कहानी एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर सपना की है, जिसने अपनी ड्यूटी और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी खूबी से निभाए रखा था। लेकिन जुर्म की आग ने सपना के दामन को भी लपेट लिया। दूसरों की सुरक्षा और सेवा में जुटी पुलिस फोर्स को कब, कहां और कितने जाती संघर्षों से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा उनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से शांत और खुशहाल दिखने वाली सपना की जिंदगी अंदर ही अंदर घुटन और तूफान से जूझ रही थी। लेडी पीएसआई सपना की इस तरह मौत ने सवालों के अंबार खड़े कर दिए। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मैं आपको फोन लगाने ही वाली थी। सपना आज ड्यूटी पर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सपना रात भर से घर लौटी नहीं है और उसके साथ हमारा छोटा महेंद्र भी है। दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत डर लग रहा है हमको। सपना तो आदर्श नगर का घरेलू हिंसा वाला केस हैंडल कर रही थी ना? जी सर। क्यों करते हो तुम लोग इतनी लड़ाई? हाँ, आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। अरे इतने अच्छे लगते हो एक साथ, आराम से रहो, प्रेम से रहना सीखो, ठीक है ना? आप लोग कुछ बोल के गई थी, कहाँ जा रही हो? नहीं तो ड्यूटी से आई, कपड़ा बदली किए, महेंद्र को लिया और चली गई। बच्चे को लेके कहाँ जा सकती है? हाँ, वो नीले रंग की साड़ी पहनी थी और छोटे महेंद्र ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना था। बाबूजी, आपको किसी के ऊपर शक या फिर घर में आपस में कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कहाँ गई ये कुछ मालूम नहीं। किसी को मालूम हो ना हो, विष्णुनगर थाने के पीएसआई करण कुमार को जरूर मालूम होगा। पीएसआई करण कुमार को क्यों मालूम होगा? वो क्योंकि दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, एक दूसरे के साथ काफी बातें बांटते हैं। सर, आप यहाँ? सपना के बारे में बात करनी है। सपना से तुम्हारी काफी गहरी दोस्ती है ना? कल रात से वो लापता है। तुम्हें पता है कहाँ हो सकती हो? नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलो थाने चल के बात करते हैं। सर आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ प्रिया का डाइवोर्स केस चल रहा है सर। सपना की वजह से? नहीं सर, एक्चुअली पीएसआई सपना मेरे लिए एक दोस्त से कहीं बढ़कर है। एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो मेरी हमउम्र है। हम काम एक ही करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते भी हैं। पर मेरी वाइफ न तो मुझे समझती है और न ही मेरे काम को। शायद यही वजह है सर कि मैं और पीएसआई सपना एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं। सपना से तुम्हारा रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। और डिवोर्स केस के बावजूद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ घर पे रह रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। दरअसल मेरी वाइफ प्रिया सर मेरे बच्चे को मुझसे मिलवाने लाई थी। मैं चाहूँ तो ये शादी तोड़ सकता हूँ, पर अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता सर मैं। अब आप ही बताइए, हम दोनों के इस आपसी झगड़े में उस मासूम का क्या कसूर सर? सपना मिसिंग है, उसके साथ उसका बच्चा भी। बता सकते हो कहाँ गई होगी? हो सकता है सर अपने भैया भाभी के यहाँ गई हो, तनुष तिवारी और आभा तिवारी। सर, सपना ने अपने भाई तनुष तिवारी को एक फ्रॉड और एक करप्शन के केस में जेल भिजवाया था। अपने भाई को जेल भिजवाया था? किया गया था उसने? सर, वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। रिसेंटली उसने एक रोड कंस्ट्रक्शन पे घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया था। इनफैक्ट रिश्ता बिना देखे सपना ने उसे अरेस्ट भी किया और कल ही वो जेल से रिहा हुआ है। वो कल जेल से रिहा हुआ और सपना भी कल ही गायब हुई है।
कल ही रिहा हुए हैं हम, और आज ही अदम के आप लोग। हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बहन सपना के बारे में बात करने आए। बड़े अजीब हैं आप लोग। मेरे पति अभी अभी रिहा होकर आए हैं और आ गए आप लोग पूछताछ करने के लिए। सपना का नाम यहाँ पर मत लीजिएगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, इसे इसके किए की सजा मिली है। हम सुन लिया आपका, अब आप हमारा सुनिए। हमको ऐसा बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है जो अपने भाई को जेल में डलवा दे। आप पिंड काहे नहीं छोड़ देते हैं हमारा? तुम जेल से कल रिहा हुए हो और सपना भी कल गायब हुई है। ये महज इत्तेफाक है कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, ये जाने बिना हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसे गजब है इंस्पेक्टर साहब आप लोग। अरे हमको कहाँ मालूम कि वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई? और आपको क्या लगता है अकेले दुश्मन हम हैं उसके? जमाने भर के लोगों से दुश्मनी ले रखी है उसने। एक दुश्मन तो उसका ससुराल में है, उससे काहे नहीं पूछते आप? किसकी बात कर रहे हो तुम? आलोक उपाध्याय, सपना का जेठ। आलोक उपाध्याय? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर और अपनी सहयोगी सपना उपाध्याय और उसके 1 साल के बच्चे महेंद्र की गुमशुदगी पर पुलिस पूरी संवेदना के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर ये कैसे अपने थे जो परायों से भी पराये थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। हालात देखकर तो लगता था कि सपना इंसानी शक्ल में भेड़ियों के साथ रह रही है, जहां हर नजर, हर हाथ उसकी गर्दन दबोचना चाहता था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसा क्या किया हम? अरे तुम ही एक आदमी हो इस घर में जो इस बात से खुश है कि सपना यहाँ से चली गई है। जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती ना, तुम अपना शकल हमको दिखाना मत। ये मनुष्य शकल हम देखना ही नहीं चाहते। माना सपना हमको पसंद नहीं है, लेकिन छोटे महेंद्र का तो हमको भी चिंता है। बाबूजी, हम आलोक को पूछताछ के लिए ले जाने आए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। ऐसा क्या पूछेगा जो आप लोग यहाँ उठा लाए? यही कि सपना से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हम उम्र में बड़े उससे, कुछ खास नहीं किए जिंदगी में, पर ये हमको हमेशा जताती रही, जबकि हमारे स्वर्गवासी भाई ने कभी हमको नीचा नहीं दिखाया। और उसकी मौत के बाद जब पेंशन उसके नाम हुआ तो अपना असली रंग दिखाने लगी। आप काहे बवाल पाल रही? क्या जरूरत है महेंद्र भाई का नौकरी करने का? पेंशन लीजिए और चुप से बैठिए ना। हम ये नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि महेंद्र ये नौकरी देश की सेवा के लिए कर रहे थे। हम बस उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहते, तो इसमें गलत क्या है? आपके ऐसा करने से पेंशन बंद होगा और हमको अपना काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आपके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। अरे तुम अपना जरूरत काहे नहीं पूरा करते? सपना एकदम सही सोची है। पीएसआई सपना उपाध्याय, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। सोचा था उस पैसे से कुछ काम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, महारानी को तो महेंद्र का नौकरी चाहिए था। रो रहे मम्मा आके। मैं से ले जा। सपना, सपना, क्या बात है? कुछ बात करनी है आपसे। बोलिए। हमको कुछ पैसे का दरकार है, और सिर्फ इस महीने नहीं, हर महीने चाहिए होगा। किस लिए? अब सब पता है तुमको। काम शुरू करना है। जो काम शुरू कर सकते थे भैया के पैसे से, वो तो आपने नौकरी लेके रोक दी। अब तनख्वाह दो अपना। 1 रुपया नहीं देंगे हम आपको। आपके फालतू तजुर्बों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो पैसा है वो बाबूजी की देखभाल के लिए, मोनू की पढ़ाई के लिए और अपने बच्चे को पालने के लिए। ऐसा बात करने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? जेठ हो तुम्हारा। आलोक, रिश्ते की इज्जत के लिए पैसा नहीं लुटा सकते हम। सबका जिम्मेदारी है हम पर। ज्यादा उबलो मत। आज तक जो भी कुछ किए हो केवल डुबाए हो तुम। एक फूटी कौड़ी मत देना इसे तुम। मुझे छोड़ आप इसका साथ दे रहे हैं? मैं आपका अपना खून हूं, और ये पराई औरत जो खा गई हमारे भाई को। बात सुन ली तेरी बकवास। अपनी जबान बंद रखना। बाबूजी ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो तुमने बदला लेने के लिए सपना और उसके बच्चे दोनों को गायब कर दिया। जिंदगी में फेलियर है, पर क्रिमिनल नहीं है। और छोटे महेंद्र को तो हम भी चाहते हैं, हमारे भाई की आखिरी निशानी है वो। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? बहुत लोग हैं करने वाले। एक तो उसका बॉयफ्रेंड है। पीएसआई करण कुमार से हम बात कर चुके हैं। वो तो एक है, उसके अलावा भी कोई है? टाइम है आपके लिए। किसने भेजा है? वो तो पता नहीं, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। हम काहे सपोर्ट नहीं करते अपनी बहू सपना को? हम उसे अपना बेटा मानते हैं, और वो भी जिम्मेदारी उठाई है उसी तरह। बड़े बेटे आलोक की तरह नहीं। बिजनेस करने गए
दुबा दिया। नौकरी करने गए, छोड़ के भाग गए। सारा परपंच करने के बाद खोले परचूनी की दुकान, वो भी घाटे में बंद। आप बताइए, ये बिजनेस के लिए हम अपने महेंद्र का पेंशन इसको बर्बाद करने देते? कहे सपना और महेंद्र की तलाश कुछ ऐसी पहेली की तरह से हो गई थी जिसमें एक के बाद एक बिंदु जुड़ते जा रहे थे। परिवार से शक होते होते अब एक अनजान आशिक पर भी काबिज था। कौन था ये आशिक? और अगर वो सपना का चाहने वाला था तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? सर, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सपना करण कुमार को धोखा नहीं दे सकती। वो उस टाइप की इंसान ही नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि सपना ऐसी इंसान नहीं, वैसा नहीं करेगी, लेकिन बात की तह तक गए बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि आलोक झूठ बोल रहा है या कोई और भी इन्वॉल्व है। सर पीएसआई सपना मैडम का मोबाइल ट्रेस हुआ है। कल रात 12 बजे शहर के बाहर जंगल के आसपास स्विच ऑफ हुआ उनका मोबाइल। रात के 12 बजे जंगल में क्या कर रही थी? हेलो, क्या? तुमने फोन किया था? हाँ साहब, लगता है किसी इंसान की लाश को कोई जला के गया। हम देखे तो आपको फोन किया साहब। सर, मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात को सपना 12 बजे तक यहीं पे थी। कहीं ये सपना की डेड बॉडी तो नहीं? अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा स्वाति। इन हड्डियों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। सर, मोहन जी, आपको पता था कि सपना का किसी के साथ कुछ चल रहा है? आप बता सकते हैं? हो सकता है कि उसका ही इसमें कोई हाथ हो। हम जान रहे हैं ये सारा गंदगी तुम भरे हो ना इन लोगों के कानों में। काम धाम तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास। एक बात समझ लो, अगर सपना के साथ तुम कुछ किए हो ना, हम तुम्हें सूली पर चढ़ाएंगे। बाबूजी, हम एक बार सपना का रूम चेक करना चाहते हैं। जो जी में आए बुक करो बिटिया। हमारी बहू सपना और हमारा पोता दोनों का है। तुम्हारा चाहने वाला जो मरकर भी तुम्हें चाहेगा। बोले थे ना, इतनी शरीफ नहीं थी वो जितना आप लोगों को भ्रम था। अगर ये सपना के पसंद से आ रहे थे तो उसने खोला क्यों नहीं? इसे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि कोई इसे परेशान कर रहा था। सर, पीसी गिफ्ट शॉप। सर, इस टैग से हमें पता चल सकता है कि ये गिफ्ट कहाँ से खरीदा गया है। सर, गिफ्ट शॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें जरूर मिलेगी इसके सुलझाने में। सर, कितनी अजीब जिंदगी है ना हमारी। हमारे साथ काम करने वाली सपना कितना कुछ झेल रही थी। एक तरफ से उसका जेठ उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करता रहता था। धन्यवाद। और दूसरा वो पागल आशिक हर दिन उसे परेशान करता रहता था। फिर भी वो अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रही थी। जहां एक तरफ ये सवाल सर उठाए खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ छुप कर जलाई गई एक चिता मिली थी जिसने इस केस की दिशा बदल दी थी। कहीं वो सपना तो नहीं थी जिसे किसी ने चुपके से मोक्ष दिलाने की कोशिश की थी? पर सवाल यह है कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है और महेंद्र कहां है? सर, भगत राम, आप सपना के साथ थे ना? जी साहब। आपने उन्हें किसी अजनबी से बात करते हुए या ऐसा कुछ देखा जो आपको अजीब लगा होगा? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा। लेकिन हाँ साहब, एफएम रेडियो पर मैडम के लिए किसी ने 1-2 बार गाना बजवाया था, वो भी अपना नाम छुपाकर चाहने वालों की तरफ से। सर, हमें उस रेडियो स्टेशन से उस चाहने वाले का नंबर मिल सकता है जहाँ से उसने फोन किया था। इस आरजे को बुलाओ जिसने गाना बजवाया था। जी। उसका नाम बताना तो पॉसिबल नहीं होगा सर, क्योंकि उसने सपना का चाहने वाला बोल के रिक्वेस्ट दी थी। मेरे पास उसका नंबर है। हालांकि कुछ दिन पहले पीएसआई सपना खुद हमारे रेडियो स्टेशन आई थी और मैंने ही उन्हें ये नंबर दिया था। कौन है वो इंसान जो मुझे फोन कर कर मेरे नाम से गाने की रिक्वेस्ट भेजता है? नाम उसका नंबर ही है मेरे पास, मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं बता सकता मैं। साहब, नंबर तो मेरा ही है,
आज आप पूछताछ कर रहे हो। कुछ दिन पहले एक दरोगा मैडम आई थी साहब, वो भी इस नंबर के बारे में हमसे पूछताछ कर रही थी। अच्छा, आपके यहाँ जो भी फ़ोन करने आता है उसमें से किसी को भी आपने अलग तरीके से बात करते हुए देखा? मतलब छुप के बात करना चाह रहा हो या धीरे बात करना चाह रहा, ऐसा कोई भी था? साहब एक लड़का आता है, सर पर नीले कलर की टोपी लगाए हुए और धूप का काला चश्मा साहब, उस तरफ मुंह करके धीरे धीरे कुछ बात करता है साहब। मतलब सपना ने इस बारे में किसी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद पता कर रही थी। सवाल तो ये है कि वो उससे मिला या नहीं। मुझे पता है वो तू ही है जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। अब तक सपना का कोई खबर नहीं मिला। भाभी आएगी, जरूर आएगी, आप बस खुद को संभालिए। साहब आपकी चिट्ठी आई। ये चिट्ठी आज सुबह ही हमको मिला है। इसको देखते ही तो हम बहुत घबरा गए थे, तब्बे की तब्बे ही आपके पास आ गए। सर, ये लेटर सपना के नाम आया है, वो भी किसी ने खून से लिखा है। लगता है उसी आशिक ने अपने खून से लिखा है लेटर। सर ये देखिए, ये लेटर 4 दिन पहले पोस्ट हुआ है, स्टैम्प पे डेट और जगह का नाम भी है। हाजीरंग पोस्ट ऑफिस। ये कुछ दिनों पहले एक लड़के ने यहाँ से पोस्ट किया था। नीले रंग की टोपी और धूप का चश्मा पहना था। आपने देखा था क्या उसे? साहब हम देखे थे उस आदमी। चेहरा देखा था? पहचान लोगे? चश्मा टोपी के बाद जितना दिखता था उतना बता सकते हैं। स्केच बनवा सकते हैं उसका? जी। सर ये लड़का एकदम पागल टाइप का लगता है। जितना खून उसने चिट्ठी लिखने में बहाया है, सर पॉसिबल है कि उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा होगा। उस दिन जब आप सपना के घर पे गए थे तो मोनू के हाथ में मैंने एक पट्टी बंधी देखी थी। इस चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। पीएसआई करण कुमार और मोनू के ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा कि असली आशिक कौन है। और इन दोनों की तस्वीर पीएन को भी दिखाओ, हो सकता है वो पहचान जाए। सर गलत बोल रहा है वो पीएन। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस गए ही नहीं है। गलतफहमी किसे अभी दूर कर देते? ब्लड रिपोर्ट लेके आना। सर ये ब्लड लेटर इसी का है। इससे पहले कि मैं तेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दूं, सच बोलेगा तू? सपना उपाध्याय हमारी प्रेरणा है। उस जैसी औरत हम देखे ही नहीं। बिना ऑफ किए वो घर बच्चा बाहर सब संभालती है। हम उसे प्यार करते हैं तो कैसे गायब कर दे उसे? तेरी बड़ी भाभी है वो। हाँ तो हमें कोई शर्म नहीं है कि वो हमसे बड़ी है। और तेरे इस सच्चे प्यार का सपना को पता चल गया था? हाँ, जान गई थी वो। बंद करो अपना ये पागलपन, समझे? जी नहीं सकते आपके बिना। बाहर निकलो अपनी इस खुमारी से, वरना ठीक नहीं होगा। बोलो ना, अब नहीं हो सकता। उस पीएसआई करण कुमार के लिए हमें छोड़ रही हो? उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है आपके साथ। बस इस्तेमाल करेगा आपका। लेकिन मैं आई लव यू। इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि पीएसआई करण कुमार धोखेबाज है? क्योंकि वो गिरा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि सपना ने तेरे सच्चे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी तूने सपना और उसके बच्चे को गायब कर दिया। पता कहाँ है वो? गायब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सपना को एक दिन पाके ही रहेंगे। इसलिए मैंने उसे खून से लिखी चिट्ठी भेजी थी। सर आलोक और तनुज तिवारी की तरह मोनू के पास भी एक बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। और अगर ये सच बोल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि पीएसआई करण कुमार झूठ बोल रहा है। वो सच में सपना के साथ टाइम पास कर रहा है। उसके पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है सपना को गायब करने का। सर अगर करण कुमार धोखेबाज है तो फिर वो अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहा है? इस तलाक की बात में क्या सच्चाई है ये तो उसका वकील ही हमें बता सकता है।
एक तरफ सपना से जुड़ी कोई खबर हाथ नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही थी। सपना के गायब होने का कारण आलोक की नफरत, तनुज का गुस्सा या करण और मोनू में से किसी का प्यार के नाम का पागलपन था। ये हमारे समाज के वो भद्दे रंग हैं जो एक औरत को अपने वजूद के साथ मजबूत खड़े नहीं देखना चाहते। क्या इनके अलावा भी कोई था जो अभी तक पुलिस के हाथ और शायद सोच से भी बाहर? देखिए सर, 1 महीना पहले पीएसआई करण कुमार ने तलाक का केस फाइल तो किया था, फिर उसने ये तलाक की अपील वापस ले ली। ठीक है सर, थैंक यू। मोनू की बात में कुछ तो सच्चाई है। पीएसआई करण ने अचानक तलाक का इरादा बदल दिया। आपके मारने से क्या होगा? हमारे दिल में सपना के लिए जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आया तुमको? अरे तुम जैसे नीच आदमी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। निकलो यहाँ से, अपना शकल मत दिखाना हमें। चलो चल। जी सर, वो डाइवोर्स अपील मैंने ही वापस ली थी, पर वो भी सपना उपाध्याय की वजह से। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उससे मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। उसके इस डबल माइंडेड होने की वजह से मैं अपनी गृहस्थी तो नहीं तोड़ सकता ना सर। डबल माइंडेड मतलब? सर, वो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली है। उसे लगता है कि शादी के बाद उसका परिवार अकेले पड़ जाएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहती। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती है, पर वो समझने को तैयार नहीं है सर। ठीक है, जा सकते। इस सपना के मन में क्या चल रहा था? चाहती क्या? सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर, जो हमारे पास सपना के मेडिकल रिपोर्ट्स थे उससे डीएनए मैच हो गया है। ये सपना ही थी। इस अग्नि की सौगंध बापूजी, आपने जो मुझ पे भरोसा किया है उसकी इज्जत मैं अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। तुम दोनों जिम्मेदार हो उसकी मौत के। वो हमारे लिए जीती रही, तुम उसकी जान खाते। तारीख को सपना का कत्ल हुआ शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। सपना के भाई तनुज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसे मारने का, क्योंकि सपना ने उसे जेल भिजवाया था। ये लोग सपना के करीबी लोग हैं और जिस दिन तनुज रिहा हुआ था उसी दिन सपना का कत्ल हुआ था। सर, मकसद तो मोनू और करण कुमार के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। करण कुमार ने सपना से रिश्ता तोड़ा और मोनू की कम उम्र की वजह से सपना ने इसे रिजेक्ट किया। हो सकता है दोनों के प्यार की फेलियर की वजह से दोनों में से किसी ने सपना का खून कर दिया हो। अगर इस तरह देखें तो आलोक से ज्यादा नफरत तो कोई भी नहीं करता था सपना से। सर, सस्पेक्ट्स की हमारे पास कमी नहीं है, पर अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा जिससे हमारा केस आगे बढ़े। चेक करो 6 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उस दिन जब ये जेल से रिहा हुए हम कहीं नहीं गए थे। हम तो सिर्फ मंदिर गए और शीश नवाया भगवान को और सीधा अपने घर आए। सर, हम तो फिल्म देख रहे थे और तफरीह किए थे। आप हमारे दोस्तों को पूछ सकते हो। उस दिन मैं घर पर ही था, बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। जी, उस दिन मैं सारी रात दारू के ठेके पर ही था। ताकि बच्चा हमारे हाथ लग जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। इससे एक बात तो समझ में आती है कि कातिल जो भी हो। सर, कहीं ये काम सपना के ससुर का तो नहीं? क्योंकि महेंद्र उनका एक लौता वारिस था और वो जिंदा भी बच गया। लेकिन मोहन जी के पास सपना को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? वो तो सबसे ज्यादा केयरिंग थे और चिंतित थे उसके लाइफ के बारे में, एक बाप से भी ज्यादा। सर, हमने काफी कोशिश की पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब अगर नजर है तो सिर्फ मोहन जी के ऊपर। जो तुम्हारा कहना भी सही है, हमें किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ये भी पता लगाना होगा कि महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर कौन छोड़ के गया था। दौलत राम को बोले एक टीम तैयार करे और पता करे, और सपना के घर में जो मेड काम करती है उसको बुलाओ
शायद उसे कोई अंदरूनी बात पता हो। सर, ये गौरी है, सपना के घर में काम करती है। इसके कहने के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सपना और उसके ससुर के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। किस बात पर लड़ाई हुई थी? सर, हम तो अपना काम कर रहे थे, फिर अचानक से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और हमने जाके देखा। अरे अपने बेटों से ज्यादा मानती है तुमको। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं हमें। बेशक हम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाएंगे। मत सिखाओ हमें, दुनिया देखी हमने। एक पिता जैसा अपना बच्चे को प्यार करता है वैसा हम सपना को प्यार करते थे। शुरू में हम बहुत गुस्सा है जब हमको मालूम पड़ा कि वो शादी के बारे में सोच रही है। फिर सोचे कि जो हमरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है उसका खुशी में हम खुशी का ही नहीं है। फिर हम उसकी शादी के लिए साड़ी खरीदने गए साथ में। इस घर में हमारा जो बड़ा बेटा है आलोक, उसके अलावा सपना को कोई परेशान नहीं किया, मगर आलोक को इस बात के लिए हम कभी बख्शे नहीं। अपना असफलता के लिए इसको जिम्मेदार मानते हो तुम, और आज इतना गिर गए कि सारी दुनिया के सामने मिट्टी फेंक दिए। बाबूजी प्लीज जाने। कैसे? अरे हम कह रहे हैं वो जादू टोना की है आप पे, तभी आप अपनी औलाद का नहीं इस कमीनी औरत का साथ दे रहे हैं। हमारा हक मार रहे हैं आप। हक की बात कर रहे हैं? तुम्हारे हक कोई चिड़िया है जो मार के कोई भी ले जाएगा? लायक बनना पड़ता है उसके लिए, कुछ नहीं मिलेगा। अपना कमाओ और खाओ अपना। हम नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुआ है। सपना की हर परेशानी का हम बराबरी से हकदार मानते हैं अपने आप को। हमें पता चला है कि महेंद्र को किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा है। आपको किसी पे शक है? घर परिवार का तो ऐसा कुछ हमको याद नहीं पड़ता, पर बाहर कामकाज के सिलसिले में कोई दुश्मनी हुआ होगा तो फिर बता नहीं सकते। कहते हैं कि दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक सहारा भी काफी है। मोहनलाल सपना का वही सहारा थे, पर अब वो भी शक के दायरे में थे। तुमने ऐसा कुछ देखा जो किसी बच्चे को कंबल में लपेट के लाया है? एक औरत एक बच्चे को कंबल में लपेट के लाई थी साहब। वो औरत साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा, किस तरफ से आई थी? वो उस तरफ ऑटो से आई थी साहब। मैडम ये देखिए, किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, पर हाथ में कंबल में कुछ लिपटा हुआ है। साथ का है ना कि हम सवारी अलीनगर से लेता हूँ और वो औरत वहीं से बैठी थी। सर, साड़ी की दुकान से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मोहनलाल और सपना दोनों एक साथ गए थे। इसका मतलब ये है कि मोहनलाल सच कह रहा था। सर, एक और बात, तनुज तिवारी जिस जेल में बंद था वहाँ उसका किसी से झगड़ा हुआ था, जिसके कारण उसे कोई अंदरूनी चोट भी आई और अब वो बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि तनुज के पास एक और कारण था सपना को मारने का। हो सकता है वो सोच रहा हो कि सपना की मौत के बाद बच्चे की कस्टडी उससे मिल जाए और वो पेंशन पे हाथ साफ कर सके। हाँ, नहीं बन सकते ये बाप, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सपना के साथ हमने कुछ किया है। समझ काहे नहीं रहे? हम काहे मारेंगे उसको? कोई फायदा है हमारा? फायदा तो है, और एक नहीं दो। एक तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाता, और दूसरा तुम लोगों को इस बात का वहम हो गया था कि सपना की मौत के बाद उसके बेटे की कस्टडी तुम लोग को मिल जाती है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, ये सारा का सारा प्लानिंग हमने किया, लेकिन हम पागल नहीं हैं कि जिस दिन हम रिहा हुए उसी दिन ये कांड कर दें, सपना को मार दें, ताकि सारा का सारा पुलिस फोर्स हमसे पीछे लग जाए और हमको फिर से जेल में जाके बैठना पड़े। एक बात हम आपसे छुपाए थे, लेकिन अब हम आपको वो बात बताएंगे तो आपको हमारे ऊपर भरोसा आ जाएगा। सपना के ऊपर जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार हो चुका था। ये भरोसे वाली बात तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझी? हमको लगा कि आप भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे, जैसा सपना ने नहीं किया था। उसको लगता था कि सारे के सारे हमले हमने करवाए हैं। इन हमलों के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो हमको खुद बताई थी जेल में आके। इतनी नफरत करते हो हमसे, हम पे हमला करवा रहे हो?
जो तुम किए हो ना हमारे साथ, हमको यहाँ अंदर करके, उसके बाद हमको तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, समझी तुम? क्या किया हमने? बस अपनी ड्यूटी तो की है ना, आपको बस कानून के हवाले कर दिया। भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल में भाई बहन के प्यार में कोई अंतर आ जाए। हाँ, ये भाई बहन का नाटक ना अपने पास ही रखो, समझी तुम? और क्या कह रही हो? हमने तुम पे हमला करवाया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद अगर कोई बात पता चली ना, थाने में ले जाके पूछो। मोहनलाल जी, क्या बात है? सर, हमारा छोटा बेटा मोनू फोन किए बंद आ रहा है, सबसे पूछे ढूंढे, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? ठीक है, आप लोग घबराइए मत, ढूंढते हैं उसे। सर, कहीं मोनू ने सपना का फोन तो नहीं किया ना? कहीं मोनू ने सपना का फोन तो नहीं किया ना? कहीं हम उस तक पहुंच ना जाए, इस डर के मारे वो कहीं भाग गया हो। उसका मोबाइल ट्रेस करो, लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मोनू की फ़ोन डिटेल्स आ गई है। फ़ोन की लास्ट लोकेशन अशोकनगर, वहीं उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। सर, यहाँ डेड बॉडी मिली है। सर पर गहरी चोट है, लगता मौत इसी वजह से हुई है। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले मेरी बहू और अब बेटा। मोनू का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, वो घर से निकलते ही कहा था जो दोस्त थे दुश्मनी कर अपने में मगन रहता था। हो सकता है सपना और मोनू के कत्ल के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों को नुकसान पहुंचा के फायदा किसका है? सर, ये भी तो हो सकता है कि एक नहीं बल्कि दो लोग हो और उन दोनों के मकसद अलग अलग हो। बिल्कुल हो सकता है। स्वाति, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, पता करो कि 24 जुलाई और 12 अगस्त को लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और उस औरत का पता करो जिसने बच्चा छोड़ा था, उसी से कुछ सुराग मिल सकता है। हाँ साहब, आई थी, बेबी फूड और डायपर वगैरह ली थी। अजीब औरत थी साहब, बच्चा संभालना बिल्कुल नहीं आता था उसको। ऐसे पैसा पटकी और बोले जितना आता है दे दो। किसी एरिया की है? पक्का नहीं बता सकता साहब, लेकिन सामने एक बस्ती है, शायद वहीं रहती है। 2 सप्ताह पहले PSI सपना उपाध्याय आपसे मिलने गई थी, क्यों गई थी? जी, उन्हें एक वसीयत बनवानी थी। वकील साहब, मैं एक विधवा हूँ, अपने ससुराल में एक अकेली कमाने वाली। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके बेटे की कस्टडी मोहनलाल जी के पास ही हो। ठीक है, आप जा सकते। सर, ऐसा लग रहा है कि सपना अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, बस दूसरों के लिए जीती थी, वो भी ऐसी मुस्कान के साथ कि हम लोग कभी समझ भी नहीं पाए कि वो कितनी परेशान है। हेलो। हाँ मैडम, वो औरत मिल गई जिसने बच्चा पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। गुड सर, वो औरत मिल गई है जिसने महेंद्र को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ा था। अलीनगर की किसी बस्ती में रहती है। चलो जरा इस देव की माई से मिलते हैं। देख रमा, चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, खामखा हड्डियां तोड़वाएगी तू अपनी। हाँ, ये सब हम ही किए हैं। अपनी बहू को बेटा बनाया और अपने बेटे को, अपने खून को कुत्ता के जैसे लताड़े। जबान संभाल के बात करो, नहीं यही जबान खींच के गले में लपेट देंगे, समझे? वो प्रेम में बढ़कर शादी करना चाहती थी, नई जिंदगी जीना चाहती थी। जी बाबूजी, मुझे PSI करण कुमार से शादी करनी है। हम कभी नहीं सोचे थे कि तुम हमें मझधार में छोड़ोगी। अगर ये शादी हो जाता ना, तो वो नौकरी तो जाती जाती। 18 साल तक जो हमारे महेंद्र को पेंशन मिलने वाली थी, वो भी वही खाती। हमारा पोता हमसे दूर हो जाता सो अलग। ये देख, जिसको तूने गद्दार समझ के मार दिया,
उसने जीते जी अपना पैसा और अपना बेटा दोनों तेरे नाम कर दिया था। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वालों को कोई भी तकलीफ आए। अपने छोटे बेटे मोनू, उसको क्यों मारा तूने? रमा के घर गए तो पीछा करते करते वहाँ आ गया हो। घर पे आके हमारा बहुत बहस भी हुआ उससे। का नाप शनाप बकरा है, तू दारू पिए का? बातें मत घुमाइए। भाभी उस दिन रात को नहीं लौटी थी, पर आप रात को 2 बजे लौट गए थे। हम सब समझ गए, हम पुलिस को बता देंगे। जैसा किया है वैसा भुगत। देश की सेवा के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती हुई सपना उपाध्याय का परिवार दूसरों की मेहनत पर जीने का आदी था, लेकिन सपना ने अपने परिवार के लिए कभी ना बुरा सोचा और ना बुरा किया। लेकिन बिना किसी ठोस सबूत या दलील के मोहनलाल ने सपना के लिए बहुत कुछ बुरा सोच लिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये कहानी एक सीख है उन सब के लिए जो अच्छाई तो करते हैं, लेकिन आंखें मूंद कर और अपने आसपास के खतरों को पहचान नहीं पाते। अनु, कहाँ जा रही हो? कॉलेज? हाँ। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं अनु, सुनो मेरी बात, मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अनु सुनो मेरी बात, तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ना। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अनु, अनु उतरो, गाड़ी से उतरो, मत जाओ। अनु गाड़ी में उतरो। अनु उतर जाओ गाड़ी से। अनु, अनु गाड़ी से उतरो। अनु, अनु। प्रिया, प्रिया, प्रिया। आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश ने अनु को किडनैप कर लिया। हमें सताने के लिए अनु को टॉर्चर करेगा। जानता हूं उस कमीने को। हेलो पुलिस। राणे सर, हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इस गाड़ी नंबर को मैसेज करो। जहां जहां हमने नाकाबंदी की है वहां पर भी जाओ। ओके सर। गायतोंडे, अपनी वायरलेस टीम को मुलुंड हाईवे पर भेजो और इस लड़की का फोटो हर एक के मोबाइल में अपलोड करो। ओके सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपकी लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोरे, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करो। अगर फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है तो हमारे लिए 1 ही घंटा काफी है लड़की को ढूंढने में। अरे आपने राइट क्यों मारा? मेरा कॉलेज तो नेक्स्ट लेफ्ट पे था। सब पता चलेगा। सर, रमेश मेरा छोटा भाई है। बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके हम दोनों भाइयों में बांट दी थी, पर सर रमेश ने अपना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी बिजनेस के नए नए तरीके आजमाने में फूंक डाली। सर, वो जबरदस्ती मेरी फैक्ट्री हथियाना चाहता है। सर, आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया है ताकि वो हम पर दबाव बना सके, हम लोग डर जाएं और फैक्ट्री उसे दे दें। रमेश आपका सगा भाई? हाँ। अनु, अनु, चल चल चल। साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैडम, गाड़ी रोको दिला। साहब मत मारो साहब। साहब मत मारो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो प्रवीण झूठ बोल रहा है साहब। मैंने अनु को किडनैप नहीं किया। आप चाहे तो अनु से पूछ लो ना। काका सच बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। वेरी जाली इसका तू। बाबा प्लीज, मतलब बोलू दिया। सर, सर प्लीज उनको छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपको राइटिंग में लिख के देती हूँ कि मैं खुद उनके साथ गई थी।
ये रिश्तों का कैसा चक्रव्यूह था जहां कह पाना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, कौन किसकी तरफदारी कर रहा था और कौन किसकी खिलाफत। अन्नू और रमेश झूठ बोल रहे थे या फिर प्रवीण और प्रिया। आखिर ये अपहरण था या सिर्फ दर्शाया गया था? और प्रवीण की बेटी अन्नू रमेश को क्यों बचा रही थी? प्रवीण ने जायदाद की बात सच कही या झूठ? रमेश जायदाद हड़पना चाहता था या अपना जायज हक मांग रहा था? इन सभी सवालों के साथ यह केस शुरू हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा घटा जिसने इन सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अनु, 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 अहो 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 एकता का काय झालं? सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो? अनु अपने कमरे में नहीं है। अरे तो जिम गई होगी। जिम बैग उसके कमरे में ही है। फिर कहाँ चली गई? जरा बाहर देखो तो, बाहर तो नहीं गई? Can't be reached right now. अनु, अनु, अनु बाहर भी नहीं है। उसका फोन भी ऑफ मिल रहा है। कहाँ चली गई? ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? कहीं रमेश ने अनु को फिर से किडनैप तो नहीं कर लिया? हेलो, पुलिस? सर कहाँ थे? अरे सगला घर नीट चेक करा रहे हो सर। अरे सर बताएंगे तो हुआ क्या है? अनु कहाँ है? मुझे नहीं पता अनु कहाँ है। क्या हुआ क्या? अनु पांचाल लापता है और उसका बाप प्रवीण, उसका कहना है कि तूने उसे किडनैप किया है। सापड़ निकाले। साहब ये प्रवीण का दिमाग खराब हो गया। वो खामखा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। साहब मुझे वाकई नहीं पता अनु कहाँ है। नहीं पता? तो ये क्या है? ये किताबें मैंने अनु के लिए खरीदी है। तूने अनु के लिए खरीदी है या अनु की ही है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ मेरा झगड़ा चल रहा था प्रवीण के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन मैंने अनु को किडनैप नहीं किया साहब, मेरा यकीन मानिए। ये बुक्स मैंने खरीदी थी वो उसे गिफ्ट करने के लिए साहब। देख, अगर तू झूठ भी बोल रहा है ना तो हम पता करवा लेंगे। मोरे, अपने पास अन्नू के अपने ही हाथ का लिखा हुआ पिछली बार का स्टेटमेंट है ना? उस स्टेटमेंट को और इस बुक पे लिखे हुए नाम के हैंडराइटिंग को मैच करवाओ। ओके सर। ये अनु की हैंडराइटिंग है। बिना उस तक पहुंचे उसकी हैंडराइटिंग इस पर कैसे आई? बोल। मुझे मेरे वकील से बात करनी है साहब। 1000 बार समझाया था तुम्हें कि अनु पर नजर रखो, उसका ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने उसे इतना सर पे चढ़ा दिया। आज देखो क्या हालत हो गई। हाँ, जैसे सब मैंने किया है, मैंने ही बिगाड़ा है उसे। अरे बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं, बाप की भी होती है। और पिछले कुछ दिनों से तो पता नहीं क्या हुआ है अनु को। ना कोई बात सुनती है, ना मानती है, और कुछ पूछो तो सीधा मुझे जवाब तक नहीं देती। तूने क्या सोचा हाँ? कि तुम मेरे ऊपर झूठे केस डाल के मुझे बार बार अंदर करवाओगे, फिर मैं जेल में सड़ता रहूंगा और पूरी जायदाद तुम अकेले खा जाओगे। खा जाएगा मतलब? ये मेरा हिस्सा है, अब मैं तुझे उसमें से चवन्नी भी नहीं दूंगा। तूने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अय्याश में उड़ा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे फैक्ट्री में से आधा हिस्सा कैसे नहीं देते हो। बहुत हो गया प्यार व्यार का नाटक। अब देख, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरे साथ मैं क्या करूंगा। सर, बॉडी लगभग पूरी तरह से जल गई है। आसपास पड़े हुए जले हुए कपड़े को टुकड़े से लगता है कि शायद ये बॉडी किसी लड़की की हो सकती है। कुछ मिला है आसपास? नहीं सर, बॉडी आइडेंटिफाई की जा सके ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लगता है आसपास की पत्तियों और लकड़ियों पर पेट्रोल डाल के जलाया गया है। सर, हमारे पुलिस स्टेशन में अनु पांचाल
और ऐसी 2 लड़कियों के आसपास की पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। अगर इस बॉडी के बोन्स के डीएनए और उन तीनों के फैमिली के डीएनए को मैच किया जाए तो शायद पता चल सकता है कि यह बॉडी किसकी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके जी सर। ओके सर, अनु का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें एक डेड बॉडी मिली है जो पूरी तरह से जल चुकी है और इसीलिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जिससे हम ये पता कर पाए कि वो बॉडी अन्नू की है या नहीं। नहीं सर, मेरी बेटी अनु नहीं हो सकती सर। देखिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो बॉडी अनु की ना हो और इसीलिए आपको एबीओ टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपका कहना था कि आखिरी बार आपने अनु को रात में देखा था। यह भी हो सकता है कि वो सुबह नहीं रात में गायब हुई हो। नहीं सर, रात के 10 बजे कल अनु सो गई थी, उसके सोने के बाद ही मैं सोने गई थी। आप कहाँ थे? सर, मैं भी तकरीबन 10:30 बजे सो गया था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, रमेश ने उसके साथ क्या किया होगा। आपने रमेश को जब जेल में बंद किया था तो उसे छोड़ा क्यों? बेल के लिए अप्लाई करने का हक सभी को होता है। रमेश ने भी एंटीसिपेटरी बेल ली है। उसके कहने के मुताबिक उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर, झूठा मैं नहीं, झूठा रमेश है। वो हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहता है। हम उसे अरेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बॉडी आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 20 साल की है। जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई है। जलाने के पहले उसकी मौत हो चुकी थी। एबीए रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया का ब्लड सैंपल डेड बॉडी से मिले हुए सैंपल से मैच कर रहा है। इसका मतलब वो बॉडी 99% अनु पांचाल की है। सर, हमने मर्डर के वक्त रमेश पांचाल का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। वो घर पर ही था। क्राइम स्पॉट पे उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उसने हमें गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिया हो और ये काम किसी और से करवाया हो सकता है। सर, हमने अनु के भी मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया। घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अनु का मोबाइल ऑन तो था, लेकिन क्राइम स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते शायद वो स्विच ऑफ हो गए। वो अनु के मोबाइल से कुछ पता चला? हाँ सर, अनु के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर दिल नाम से सेव है। वो किसी अनिल सावंत के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये अनिल सावंत और अनु के मोबाइल में काफी एसएमएस एक्सचेंज हुए, जिसमें से एक एसएमएस ऐसा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, इस टाइप का है। ये अनिल सावंत का एड्रेस मिला ना? हाँ सर। एक मिनट, ये अनिल सावंत का घर है? हो, बोलवा चला जरा। मुझे मालूम नहीं है कहाँ है वो। अभी तो उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। वो सुबह जब घर आया था। अरे अनिल, किधर था रे तू? अरे आज तेरा जन्मदिन है। अरे ये क्या झाले रे बाबा? ये कैसे जला है? अरे अनिल बोलना, ये कैसे हुआ है? चल मैं तेरी दवाई लेकर आती हूँ। उसका हाथ थोड़ा जला हुआ था, फिर मैं उसके लिए खाना लेने के लिए अंदर गई, तब तक वो जा चुका था साहब। साहब, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर अनिल वापस आता है तो मुझे इस नंबर पर फोन कर रहा। अच्छा, आपके पास अनिल की कोई फोटो है? जी साहब, है। मोरे, एक काम करो, हमारे 2 कांस्टेबल 24 घंटे के लिए अनिल के घर के बाहर हमारे 2 कांस्टेबल तैनात करो। सर, हमारे पेट्रोल टीम को और एक जली हुई लाश मिली है। सर, यहाँ पे किसी ने ये बॉडी जलाई है। पेट्रोलिंग के समय हमारी टीम की नज़र जब इस बॉडी पे पड़ी सर, तब फौरन ही आग बुझा दी सर। साहेब, तुम्ही मला इकडे का आणलं? मेरा इधर क्यों आएगा? आज उसका जन्मदिन है साहब। मैं सब उसके पसंद की चीज बनाई हूँ, उसने तो अभी तक चखा भी नहीं साहब। मेरा अनिल अभी घर को आने वाला है, उसके पास घर का चाबी भी नहीं है साहब। मेरे को घर जाने का, मैं घर जाती हूँ साहब। हे बघा, तुमची परिस्थिती मी समजू शकतो, लेकिन क्या करें, फॉर्मेलिटीज है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बस आप एक बार देख लीजिए। अनिल!
किसने मारा होगा आपके बेटे को? वही आदमी साहब कुछ दिन पहले मेरे घर पे आया था धमकी देने को। अनिल, अनिल बाहर निकल तू। किधर अनिल? अरे कौन है आप? चुप, आज तेरी आश्वी का भूत उतार के रहूंगा। अरे रुको अनिल, अरे रुको, अंदर मत जाओ। बाहर निकल। अरे रुको। अनिल कहाँ है? अनिल, अरे बाहर आओ। अनिल कहाँ है? अनिल घर पर नहीं है। क्या हुआ है? कुछ किया है क्या मेरे अनिल ने? मेरी बेटी को प्यार के नाम पे पागल बना रहा है। क्या ये वही आदमी था जो आपके घर पर आकर अनिल को मारने की धमकी देके गया? नहीं साहब, ये नहीं है, वो कोई दूसरा आदमी था। तो फिर और कौन हो सकता है जो अन्नू को अपनी बेटी बता रहा है? ये केस कुछ इस तरह था जहां जुर्म की रफ्तार और मोड़ समझ के बाहर थे। अन्नू का अपहरण होता है। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अरे और शक जाता है रमेश पर। सर, आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया ताकि वो हम पर दबाव बना सके। पुलिस रमेश को अरेस्ट करती है, लेकिन अन्नू केस वापस ले लेती है। उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। और 6 महीने के बाद अन्नू का कत्ल होता है और तभी एक और नाम जुड़ता है, अनिल सावंत का। परिस्थितियां उसे संदिग्ध बनाती हैं, लेकिन उसका कत्ल उसे इल्जाम से बरी करता है। कहीं अनिल का कातिल घर पर धमकी देने वाला वो शख्स ही तो नहीं था जो अपने आप को अन्नू का पिता बता रहा था। लेकिन तभी पुलिस को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अनिल की मां को एक और तस्वीर दिखाई। हाँ साहब, इसने मेरे घर आकर अपने बेटी के नाम से मेरे अनिल को जान से मारने की धमकी दी थी साहब। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? अनिल घर पे नहीं है। क्या हुआ? कुछ किया क्या अनिल ने? कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है। हाँ? मेरी बेटी को प्यार के नाम पर पागल बनाएगा वो। एक बात बोल देना उसको, मेरी बेटी से दूर रहे। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना वो, तो सोच लेना इस दुनिया में दोबारा नहीं दिखेगा वो। चलो। राणे, थोड़ा सब जगह ठीक से तलाशी लो। सर। सर, बहुत अजीब बात है। अनु के माँ बाप की और रमेश की बिल्कुल नहीं जमती, फिर भी इस एल्बम में अनु की ही सारी फोटो है। हो सकता है अनु रमेश की बेटी हो और अनिल और अनु के कत्ल का राज यही हो। बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि उस दिन बॉडी की शिनाख्त के लिए जब हमने प्रवीण से डीएनए सैंपल मांगा, तब प्रिया ने मना करके खुद का ब्लड सैंपल दिया था। इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हो सकता है कि चक्कर खा के गिर जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डीएनए टेस्ट के लिए आप मेरा ब्लड ले लें? क्योंकि प्रिया जानती थी कि प्रवीण अनु का बाप नहीं है, और प्रवीण का ब्लड सैंपल अगर लिया जाता तो डीएनए मैच नहीं करता और प्रवीण को पता चल जाता। लेकिन सर, हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि अनु प्रवीण की नहीं रमेश की बेटी है? फिलहाल हम प्रिया से डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हैं। ये बात जरूर रमेश का है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर, ये रमेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोरे, सिविल में रमेश और प्रवीण के घर के सामने 24 घंटे अपने लोग लगा दो। ओके सर। आ गया आपका घर। चलो हम अंदर तक छोड़ते हैं आपको। नहीं नहीं, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अब मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी।
क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसने किया ये? प्रिया अकेले गई थी घर से बाहर? हाँ सर। उसका पति कहाँ था उस वक्त? वो घर पर ही था। किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया, पर मैं देख नहीं पाई कि वो कौन था। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो रमेश ही था। कल भी हमारा घर आया था और प्रिया को धमकी देकर गया है। बताओ ना प्रिया, क्या बोल रहा था? हाँ, कल वो हमें धमकी देकर गया कि आखिर किस काम में इतनी बिजी थी? वो 2 टके का लड़का आदिल और अपनी अनु उसके साथ प्यार में पागल होकर घूम रही थी, और तुम हो कि तुम यहाँ आराम से बैठी हो, चिंता तक नहीं है। ये तुम बोल रहे हो जिसने आज तक सिर्फ सब कुछ बिगाड़ा ही है। अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हो, दूसरे पर उंगली उठाने चले आते हो। तुम्हें पता चल गया तो तुमने क्या कर लिया? हाँ देख, ये बकवास ना अपने पति के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि उस अनिल को अपने किए की सजा मिल गई। देख, ये रोने धोने का नाटक बंद कर और चुपचाप प्रवीण से कह दे कि फैक्ट्री का हिस्सा मेरे नाम पे कर दे, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा करेगा। हेलो, हाँ ठीक है सर। देखिए फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले आप पर रमेश ने हमला किया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारी टीम को रमेश की लाश मिली है, वो भी यहां से बहुत दूर। सर पेट से काफी खून बह गया है, काफी गहरा घाव है। आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी कत्ल करने के बाद हथियार के साथ ही भाग गया। मोरे, अगर पेट में चाकू मारा गया है तो शर्ट फटा हुआ होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शर्ट साबुत है और पेट फटा हुआ है। सर मुझे लगता है कि छीना झपटी में रमेश का शर्ट ऊपर हुआ होगा और इसलिए चाकू मारते वक्त पेट तो फट गया, लेकिन शर्ट साबुत है। हो सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि रमेश ने अनु और अनिल का कत्ल किया था, तो अब उसका कत्ल किसने किया? सर एक शख्स है जो रमेश का खून कर सकता है, लेकिन अभी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कंफर्म नहीं होता। क्या रे सुनील, जेल से कब बाहर आया? अरे साहब 2 दिन पहले ही छूट के आया हूं मैं। और आते ही क्राइम कर दिया, मार दिया रमेश को, क्योंकि तेरी माँ को यकीन था कि उसी ने अनिल को मारा था। साहब अनिल मेरा छोटा भाई था, बहुत प्यार करता था मैं उसको, बहुत रोया साहब जब पता चला किसी ने उसको मार दिया। इसके लिए किसी का जान तो नहीं ले सकता ना साहब अगर वो मुझे दिखता ना तो उसका थोबड़ा बिड़ा सब फोड़ डालता। अच्छा, मतलब वो तेरे सामने भी नहीं आया, फिर भी तूने उसे ढूंढा। चल मान लेते हैं, पिछले 2 दिन में तूने क्या किया, पूरा कच्चा चिट्ठा सुना। अब कोई ऐसे तो रिया होके नहीं आएगा ना, पेरोल पे छूट के आया हूँ। आप पेरोल ऑफिसर से पूछ लो ना किधर किधर गया, क्या क्या किया, वो सब पता चलेगा आपको। अच्छा, बहुत स्मार्ट बन गया है तू, पुलिस को कानून सिखाएगा। जब तक इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, बिठा के रखो इसको इधर। मोरे, मेरा शक सही था, रमेश ने प्रिया पर हमला नहीं किया। जिस दिन प्रिया पर हमला हुआ उसके 1 रात पहले ही रमेश मर चुका था, और वो चाकू का कट वो कोई लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं है, वो रमेश की किडनी निकालने की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये केस कोई आपसी दुश्मनी का केस नहीं है, ये किडनी रैकेट केस है। फिलहाल इस फैमिली मैटर को दूर रखो और इस केस की दूसरी तरह से छानबीन करते हैं। इस रमेश की कॉल डिटेल्स फिर से निकालो और हर एक नंबर की डिटेल जांच करो। ओके सर। सर हमें रमेश के मोबाइल में और एक नंबर मिला है। यह नंबर किसी पिंकी पजनानी के नाम से रजिस्टर्ड है। हमें उसका एड्रेस भी मिल गया है। पता करो ये कौन है और रमेश से उसका क्या वास्ता था। ओके सर।
पिंकी पजनानी? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। ये नंबर तुम्हारा ही है? जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। देखो, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। हमें मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पता चल गया है कि यह नंबर तुम्हारे ही नाम से और इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। देखिए सर, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है। अगर ये नंबर मेरा होगा तो मेरा फ़ोन बजेगा और आपको सच का पता चल जाएगा। आप फ़ोन लगा कर देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया होगा। मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे काम के लिए निकलना है। अनाथ हूँ ना, एक दिन का काम भी बहुत नुकसान करता है मुझे। मैं चलती हूँ। इस नंबर का सिम तुम्हारी दुकान से खरीदा गया था ना? जरा चेक करके बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। 2 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। ये नंबर सिम किसी पिंकी पंजनानी के नाम पे रजिस्टर है। ये रहा उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस। लेकिन वो लड़की तो कह रही है कि ये नंबर उसका नहीं है। इस लड़की के डॉक्यूमेंट पर किसी और को बेचा था क्या? पॉसिबल है नहीं सर। सिम देते समय सारे डॉक्यूमेंट मैं खुद चेक करता हूँ। किसी एक के डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे को सिम देता ही नहीं सर। ये पिंकी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? कुछ छुपा रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पिंकी नाम की सेल्स गर्ल है। असल में इसका काम कुछ और ही है। इसके एक दोस्त शहर के नामचीन हॉस्पिटल में हेड नर्स है, जो हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है। सर, जब मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि आज तक उस हॉस्पिटल में 49 किडनीज ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जबकि उस हॉस्पिटल में ऑफिशियली सिर्फ 12 किडनी डोनेशन का रिकॉर्ड है। पर आखिर इस किडनी रैकेट का अन्नू और अनिल की मौत से क्या संबंध है? और एक बात सर, ये 36 किडनियां हासिल करने में पिंकी और उसकी दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है, और जबकि असल में वो उसकी दोस्त नहीं, उसकी माँ है। क्या? जी सर, पिंकी ने हमसे झूठ बोला कि वो अनाथ है, जबकि उसकी माँ जो हॉस्पिटल में हेड नर्स है, ये माँ और बेटी मिलकर किडनी रैकेट चलाते सर। मोरे, क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करो और ये पिंकी के घर पे रेड करो। अगर वो दोनों सचमुच ये काम करती है तो उसके घर पे कोई ना कोई सबूत हमें जरूर मिलेगा। जी सर। यस सर। फ्रॉड क्या हो गया? अपना घर तलाश करो सर, ठीक तरह से तलाशी लेना।
सर मैं एक बड़े हॉस्पिटल की एक हेड नर्स हूँ। मेरे घर में आइस बॉक्स मेडिकल इक्विपमेंट्स तो होंगे ना। क्यों घर पे बुला के सर्जरी करती है तू? और तू बता, वो आइस बॉक्स पे खून और मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे घर पे? देखो, अच्छा होगा अगर बिना मलहम पट्टी के तुम लोग बोल दो, वरना वो हालत करेंगे ना कि सर्जरी के भी लायक नहीं बचोगी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं सेल्स गर्ल बन के इसीलिए घूमती थी ताकि मैं अलग अलग लोगों को फंसा सकूं और पुलिस को भी मुझे पकड़ने में मुश्किल हो। जाहिर है ये काम तू अपने अलावा और किसी के लिए तो करती ही होगी। किसके कहने पे करती थी? ये सब मैं अपनी माँ के कहने पे करती थी। मैं सेल्स गर्ल बनकर लोगों के घरों में घुस जाती थी, फिर उन्हें किडनी के लिए फंसाती थी, उन्हें सिड्यूस करती थी। रमेश भी उन्हीं लोगों में से था। उस दिन मैं घर से निकली और रमेश के घर की डोरबेल बजाई। हेलो सर, सर आपसे 1 मिनट बात करनी थी। एक मिनट, लेकिन मुझे कुछ खरीदना नहीं है, थैंक यू। सर 1 गिलास पानी मिलेगा? वो एक्चुअली बहुत थक गई हो, धूप भी बहुत हो रही है तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। लो। अरे क्या हुआ? अरे जब वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस गया था तो मैं उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर लेकर गई और उसे सिड्यूस करते करते क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल सुंघा दिया, जो कि हम हर बार करते थे। जब वो बेहोश हो गया तो मैंने माँ को बुलाया और माँ ने अपना काम कर दिया, उसकी किडनी निकाल ली। ये दोनों आपके किडनी रैकेट केस के गुनहगार हैं। मुरे, ये तो हुआ किडनी रैकेट केस। अब आते हैं हमारे डबल मर्डर पे। अनिल और अन्नू अगर इस रैकेट से जुड़े हुए नहीं थे, इसका मतलब खून किसी और ने किया, एक ने या किसी 2 लोगों ने। पुलिस ने जाने अनजाने लंबे समय से चले आ रहे क्राइम ब्रांच के एक केस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन अनिल और अन्नू के कत्ल से जुड़ा एक भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। बावजूद इसके कि संदिग्धों की लिस्ट में अब सिर्फ प्रिया और प्रवीण पांचाल ही थे, पुलिस ने बड़ी होशियारी से एक जाल बिछाया। बस अब देखना यह था कि शिकार कब और कैसे उसमें आकर फंसता। कुछ नहीं किया। देख, तेरे इन आंसुओं का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। सच बता, क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था सर। सारी जिंदगी मेरी बीवी बनने का नाटक करती रही और मेरे भाई से अफेयर भी चलाती रही। अनु मेरी औलाद नहीं थी सर, वो प्रिया रमेश की बेटी थी और मैं बेवकूफों की तरह सारी जिंदगी अंधा बन के घूमता रहा। तुझे कैसे पता चला कि अनु प्रिया और रमेश की बेटी थी? खुद अनु ने मुझे ये बात बताई थी। उस रात जब हम सो गए थे तो अचानक किसी आवाज से रात में मेरी नींद टूटी। मैं उठा, देखा तो प्रिया मेरे बाजू में सो रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में 15 मिनट कम थी। मैं दरवाजे से बाहर गया, हॉल में देखा कि अनु मेन डोर से बाहर जा रही थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरी रात को चोरों की तरह अनु कहां जा रही है। मैंने उसका पीछा किया
और उन्होंने ऑटो लिया। मैंने भी अपनी बाइक ली और उसका पीछा किया। अनु हमारी घर से थोड़े दूर एक जगह पर पहुंची और ऑटो छोड़ दिया। मैंने भी बाइक साइड में लगा के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हैप्पी बर्थडे। अनु, अरे देखा 12 बजे विश किया है मैंने, इसलिए आप कोई चैलेंज मत देना मुझे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या? कि बर्थडे मेरा है और सुंदर तुम लग रही हो। मैं तो हमेशा ही सुंदर दिखती हूँ। प्यारी लड़की। अनु! अब पता चला क्यों माँ बाप से भड़की भी रहती इस 2 टके की लड़की की वजह से। इस भिखारी ने तुझे हमारे खिलाफ भड़का के रखा। अंकल पागल हो गए आप? अपनी बेटी को ऐसे कौन मारता है? बेटी मेरी, मैं मारता हूँ इसे, तुझे क्या है? तो देख लिया मैंने आप अपनी बेटी के साथ क्या करते हो। देख लिया ना, अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाता है कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगा। मारोगे तो नहीं जाऊंगा। दिमाग पर सबका मैं बोल देता हूँ तुझे। पापा प्लीज, अनिल प्लीज। पर अनु, वो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। आज के बाद दिखाना तो याद रखना। पापा प्लीज। बाप से ज्यादा तू इस लड़के की सगी हो गई? इतनी फिक्र? बाप की भी होती अगर आप मेरे बाप होते तो। इस लड़के की वजह से तू अब मुझे अपना बाप भी नहीं। उस 2 टके के लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सच जानती हूँ। आप मेरे पिता नहीं, मेरे पिता रमेश काका हैं। उस दिन जब आपको लगा ना कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है, वो किडनैपिंग नहीं थी, वो मुझे यही सच बताने के लिए लेके गए थे। और मैंने मम्मी से भी यही पूछा, उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि आप मेरे पिता नहीं हैं। तो प्लीज ये पिता का हक जताना बंद कीजिए, वरना मैं और भी बदतमीज हो सकती हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि अनु मर गई है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसने मुझे अनु को मारते हुए देख लिया है और मुझे यकीन था कि वो जरूर वापस आएगा। रात भर उसका इंतजार करता रहा। वो सुबह आया और अनु की राख के पास बैठकर रोने लगा। मैं पीछे से गया, बाइक दूर थी इसलिए पेट्रोल नहीं छिड़क पाया। फिर मैंने कुछ लोगों के आने जाने की आवाजें सुनी तो मैं वहां से भाग गया। ये सब प्रिया की वजह से हुआ है सर। वो मुझे धोखा नहीं देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश था सर, पर प्रिया ने सब। उसने नहीं, तूने सब खत्म किया है। प्रिया और रमेश के बीच में कुछ नहीं था। अनु ना तुम्हारी बेटी थी ना रमेश की। प्रिया ने उसे स्पर्म डोनेशन से पैदा किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तू बाप नहीं बन सकता था। और उस बेचारी ने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरा मर्द होने का घमंड टूट जाता। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रवीण ने वो पहलू देखा जो खोटा था। उसने दूसरा पहलू और अपनों के सच को जानने की कोशिश तक नहीं की और अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को जलाकर राख कर दिया। प्रिया जिस सच के तूफान से जिंदगी भर डरती रही, वो उसके पीछे से आकर उसकी गृहस्थी को तहस नहस कर गया और वो कुछ नहीं कर पाई। प्रवीण को अनु और अनिल के कत्ल के लिए और रूपा और पिंकी को किडनी ट्रैफिकिंग और कई हत्याओं के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गलतफहमी अक्सर रिश्तों में दरार बनती है और इसे पैदा इसलिए किया जाता है ताकि कभी मसले का हल ना हो सके। इंसान को चाहिए कि वो जब भी कहे सच कहे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और कभी भी आधी अधूरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
इसे तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए ये। हम कैसे रख ले इसको? देखो हमें कुछ नहीं पता है, बस तुम रख लो इसे। अरे तुम भी गजब करती हो शीतल यार। तुम इसे रख रहे हो या नहीं? हाँ जीवन, तुमने रिक्शा स्टैंड पे देखा? दीदी सभी जगह देख चुके हैं पर वो कहीं मिल ही नहीं रहे। आपके कहने के मुताबिक हमने तो रेलवे रेस्ट रूम से लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन तक भी छान मारा, लेकिन उर्मिला और गुड्डू का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन को आके 5 घंटे हो चुके हैं, हम तो घर भी जाकर वापस देख कर आए। आखिर अब मैं क्या करूं? इसीलिए जीवन, हमने तुमसे कहा था कि उर्मिला को मोबाइल लेकर दो, पर तुम हो कि हमारी बात मानते ही नहीं। दीदी आप अपनी बहू से एक बार फिर से पूछिए ना, वो ठीक से बिठाई थी ना ट्रेन में। अरे जीवन, हमने पूछा बहू से, वो कह रही है कि उसने खुद ने दोनों को ट्रेन में बिठा दिया था। शीतल, इतनी देर से इवनिंग वॉक से घर आती हो, क्या ये ठीक है? 5वां महीना चल रहा है तुम्हारा। अमृत, डॉक्टर ने तो हमें बोला है हमको अपनी बस। अच्छा देखो, आँख दिखाओ। हाँ बस करो, कुछ नहीं हुआ है हमें। यार तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है ये। कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा मामला। तो इसमें इतने सोचने की भी क्या जरूरत है? एक काम करो, जासूस लगा दो हमारे पीछे। जासूस की नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो रहा है, पागल हो रही है तुम। शीतल सुनो, आपकी चाय। क्या बात है, बड़ी अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? फिर से वही रोज रोज का ड्रामा देखने को मिल गया। अच्छा, शीतल और अनिरुद्ध? हाँ, आज फिर से शीतल मैडम सुन रही थी, इतना लेट क्यों आती हो, कहाँ रहती हो, वही सब वगैरह वगैरह। पता नहीं इनका रिश्ता कभी ठीक होगा या नहीं। अरे ऐसा कौन सा ट्रेन में बिठा दिया जीजाजी जो उर्मिला और गुड्डू अभी तक घर ही नहीं पहुंचे? ये सारी गलती मेरी है। 8 साल से रिश्ता नहीं था ना, अलग थे, अच्छा था, खुश था। अब 2 दिन से एक क्या नहीं हुए, मेरे परिवार के 2 सदस्य गायब हैं। कुछ ज्यादा चढ़ा कर आया है जीवन, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। जब हमने एक बार तुझे बता दिया कि शीतल खुद स्टेशन जाकर उनको ट्रेन में बिठा कर आई थी, तो ये बार बार हम पे इल्जाम लगा के तू साबित क्या करना चाहता है? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है, बस। जीवन, सच तो यह है कि उर्मिला तेरे पास वापस आने ही नहीं चाहती थी, इसीलिए चली गई तुझसे दूर। और तुझ जैसे इंसान के साथ कोई खुश कैसे रह सकता है? सीधे सीधे बता दो मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है। अगर बाहर पे घुसा है और दोबारा घर में घुसने मत देना। ये ठीक नहीं कर रहा तू। अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तेरा वो हाल करूंगा अमरमणि, तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे छोड़ो, निकलो यहाँ से। 5 महीने की गर्भवती शीतल खुद गुड्डू और उर्मिला को ट्रेन में बिठाकर आई थी, लेकिन गुड्डू और उर्मिला पिछले 10 घंटों से गुमशुदा थे। क्या हुआ था उनके साथ और कहां थे वो? जीवन के परिवार और अमरमणि के परिवार के बीच किस बात को लेकर खटास थी? कहीं यही खटास उर्मिला और गुड्डू के लापता होने की वजह तो नहीं बनी? सभी जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन कहीं नहीं मिले। हमको तो पूरा यकीन है सर, ये वही लोगों का काम है, हमारी बीवी और बच्चे को छुपा के रखा हुआ है। कोई खास वजह? वजह है सर, लेकिन हमको नहीं पता था कि 8 साल पुरानी वजह अभी तक दिल में लगा कर बैठा होगा वो। 8 साल पुरानी वजह? बाबूजी मरने से पहले निर्मला दीदी के नाम 4 बीघा जमीन की थी और बाकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम। लेकिन वो जीजा अमरमणि का कहना था कि ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी और निर्मला दीदी के बीच आधे आधे हो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। और इसी वाद विवाद की वजह से 8 साल तक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। अब जब धीरे धीरे मामला शांत होने लगा तो निर्मला दीदी ने ही प्लान बनाया कि हमारे बीवी और बच्चे कुछ दिन के लिए वहां घुमाएं। 8 साल बीत चुके हैं इस बात को जीवन जी। क्या आपको लगता है वो लोग अभी तक इस बात को दिल में पाले बैठे होंगे? आप नहीं जानते सर उस अमरमणि को, हिटलर है सर, वो एकदम हिटलर है। कोई कुछ भी कहे और आप भरोसा कर लेंगे? पुलिस की वर्दी है आप पर, काफी जिम्मेदारी भरा काम है। जी हाँ, काफी जिम्मेदारी भरा काम है और फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है उर्मिला और गुड्डू को ढूंढना। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को निभाने में आप हमारा साथ देंगे। सर, हम खुद उर्मिला मामी और गुड्डू को सुल्तानपुर जंक्शन से वरुणा एक्सप्रेस की बोगी नंबर B2 में बिठाकर आए थे और हमें अच्छी तरह से याद है कि ट्रेन हमारे सामने ही खुली थी। बहू ले जाओ। तो हो गई आपकी पड़ताल इंस्पेक्टर साहब। निर्मला, बता तो इंस्पेक्टर साहब को कि उर्मिला ने क्या कहा था परसों तुमसे रसोई में? वो परसों रसोई में उर्मिला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
कुछ ठीक नहीं चल रहा है दीदी। जीवन के पास जाने का मन ही नहीं करता है। पर क्यों उर्मिला? तुम दोनों का इतने सालों का साथ है और तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते भी हो। चाहते हैं नहीं दीदी, चाहते थे, अब हमारी चाहते बदल गई हैं। अब वो बात नहीं है। और मुझे जो प्यार चाहिए, कम से कम जीवन तो मुझे वो प्यार कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उर्मिला अपनी मर्जी से किसी और के पास चली गई हो। निर्मला के बयान से इस केस का रुख बदल गया। जहां जीवन को शक था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के गायब होने के पीछे अमरमणि और बाकी के घर वालों का हाथ था, वहीं निर्मला का कहना था कि जीवन और उर्मिला की बनती नहीं थी। आखिर सच क्या था? कहां थे उर्मिला और गुड्डू? जीवन जी, ये देखिए, ये है पैसेंजर चेकलिस्ट जो हमें उस ट्रेन के टीसी ने दी थी। 26-27 सीट नंबर के आगे टिक मार्क लगा हुआ है, यानी वो दोनों उस दिन ट्रेन में चढ़े थे। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको पता हो, वो हमारे लिए जानना जरूरी हो? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें किसी भी हाल में अपनी बीवी और बच्चा चाहिए। आप उन्हें ढूंढ के दीजिए सर, बस हम आपसे विनती करते हैं सर। हाँ सर, ट्रेन नंबर 14228 वरुणा एक्सप्रेस के बोगी नंबर B2 के सीट नंबर 28 में मैं बैठा था। आपकी सीट के ठीक सामने वाली सीट पे, यानी कि हाँ 26 और 27 नंबर, एक औरत और एक बच्चा ट्रेवल कर रहे थे। आपने देखा उनको? जी हाँ, एक औरत और एक बच्चा तो थे, ठीक मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे। ये दोनों थे वो? जी नहीं सर, ये तो किसी और की फोटो है। ठीक से देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे नहीं सर, इस बच्चे को तो मैं भूल ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा बच्चा था और इस बच्चे की वजह से मैंने इसके माँ के साथ बातचीत भी की थी। वो कुछ कह रही थी कि वो किसी स्कूल में पढ़ाती है। दोनों जौनपुर में उतरे थे सर। उन्होंने बताया कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? किसी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, उनका स्केच बनाने में हमारी हेल्प करेंगे आप? जी सर, ये हमारे स्कूल की इंग्लिश टीचर है, मानसी उपाध्याय। क्या हम इनसे मिल सकते हैं अभी? श्योर सर। जी सर, इस सीट पे मैंने ही ट्रेवल किया था। मानसी जी, आप एक टीचर हैं। सॉरी सर, स्कूल खुल गए थे और यहाँ आने के लिए मेरे पास टिकट नहीं थी। किससे मिली टिकट आपको? एक लेडी थी सर, समथिंग 24-25 साल की एज होगी। क्या इनमें से कोई थी? ये लेडी थी सर। गणेश, वो शीतल के घर फोन लगा। बाबूजी नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल बता रहा। अनिरुद्ध, तू फटाफट वो उसके मायके जा, हो सकता है वो वहां पर हो। पर पापा, वो वहां क्यों जाएगी? अरे तो उसको देख के आने में क्या है, हो सकता है वो वहां हो। चल जल्दी जा। ठीक है, मैं जाता हूं। राजवीर, ये शीतल का एजेंडा क्या हो सकता है इन सबके पीछे? एक 5-6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी का एक औरत और 10 साल के बच्चे को गायब करना पॉसिबल नहीं है। जरूर इस प्लान में कोई और भी था उसके साथ। सर, एक और अजीब बात है, जब उर्मिला इनके घर गई तो शायद पहली बार उर्मिला और शीतल की मुलाकात हुई होगी, क्योंकि पिछले 8 सालों से दोनों परिवारों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं थी और शीतल को भी इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर। कहीं ऐसा तो नहीं उर्मिला घर में आई और उर्मिला के हाथ शीतल का कोई गहरा राज लग गया हो जिससे शीतल को खतरा हो? हाँ सर, एक ऐसा राज जिसमें नुकसान सिर्फ शीतल को ही नहीं, उसके साथ साथ किसी और को भी था। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने उर्मिला को ही गायब कर दिया। या हो सकता है सर, इस गुनाह के पीछे पूरा का पूरा परिवार हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बात और है, उर्मिला और गुड्डू तो गायब हैं ही, उनका लगेज भी तो होगा। उसको कहाँ ठिकाने लगाया होगा इन्होंने? जो भी हो, ये शीतल नाम की कड़ी तो हमारे हाथ लगी चुकी है। अब इस कड़ी को पकड़ के हमें बाकी कड़ियां जोड़नी है। पापा, पता नहीं शीतल के जानू में चली गई, मायके में भी नहीं है वो। अमरमणि जी, आपके घर की तलाश है और शीतल का अरेस्ट वारंट हमारे पास। कहाँ है शीतल? इंस्पेक्टर साहब, शीतल काफी वक्त से घर वापस नहीं लौटी है। सारे घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा होगा घर की तलाशी लेने के बजाय आप हमारी बहू को तलाशें। हिदायतें काफी देते हैं आप, एक हिदायत हमारी भी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें उर्मिला और गुड्डू का पता नहीं चला तो शायद आप दोबारा हिदायत देने के लिए यहाँ रहे ही ना। सर, बैकयार्ड में कुछ मिला है। आओ। शीतल ने यह झूठ क्यों बोला था कि वो उर्मिला और गुड्डू को खुद स्टेशन छोड़कर आई थी?
आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे खतरा था? क्या उर्मिला शीतल का कोई ऐसा राज जान गई थी जो उसकी गुमशुदगी का कारण बना? और अब शीतल कहाँ थी? और पुलिस को अब अमरमणि के घर से कुछ ऐसा मिला जिसके बाद उनके होश उड़ गए। इस केस की परतें अभी तो बस खुलना शुरू हुई थी। सर ये तो हमारे बेटे गुड्डू का बैग है। सर ये जला हुआ क्यों है सर? सर क्या हो गया हमारे बेटे गुड्डू को? उसका बैग सर, ये कैसे जल गया सर, बताइए ना। ये सर गुड्डू का बैग है सर। हाँ, हमारी बेबी उर्मिला कहाँ है? सर आप कुछ बोलिए सर। गुड्डू, उर्मिला। ये शीतल और उर्मिला के बीच क्या प्रॉब्लम थी? सर हमें कुछ नहीं पता। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल ने हम सबसे झूठ क्यों बोला कि वो उर्मिला मामी को ट्रेन में बिठा के आई थी। गुड्डू और उर्मिला दोनों लापता है। दो लोगों को एक प्रेग्नेंट औरत अकेले तो गायब नहीं कर सकती। और कौन कौन शामिल है इस कांड में? हम में से भला कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर हमें करना ही होता तो हम 8 साल पहले नहीं करते। और जब से हमें पता चला है कि शीतल ने हम सबसे झूठ बोला है, तब से हमें भी शक होने लगा है कि इन सब के पीछे शीतल का ही कोई मकसद है। किसका फायदा है किसका नुकसान ये तो हम ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल आपको एक हिदायत है, सच उगल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। कायर नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे उर्मिला और जीवन पर गुस्सा जरूर है, पर इतना भी नहीं कि एक बच्चे और उसकी माँ को मार डालूं। सर शीतल भाभी कुछ दिनों से डरी डरी सी रह रही थी। हमें लगा कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इन सब चीजों में वो शामिल होंगी। और घर में कौन कौन है जो इन दिनों डरा डरा सा लग रहा है? तुम तो घर में ही रहती हो, जानती हो, समझती हो। तुम्हें तो जरूर पता होगा कि उर्मिला के साथ क्या हुआ और शीतल कहाँ है। हमें कुछ नहीं पता कि उर्मिला मामी के साथ क्या हुआ, और ना ही ये कि शीतल कहाँ पर है। अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम सबसे पहले आपको बताते। और वैसे भी हमारे घर में ऐसा कोई क्यों करेगा? सर एक मिनट, शास्त्री नगर के पास एक औरत की लाश मिली है। हटो सामने से। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर डिटेल रिपोर्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये मौत जहर खाने की वजह से हुई है। बॉडी पर ऐसे कोई मार्क नहीं मिले जिससे ये लगे कि मर्डर हो। यानी ये तभी हो सकता है जब मर्डर करने वाला कोई बहुत नजदीकी हो। पॉसिबल है सर। वैसे भी एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को फिजिकली जहर खाने के लिए फोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। राजवीर, मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीतल कहती है उर्मिला और गुड्डू को वो स्टेशन पे छोड़ के आई, पर असल में उर्मिला और गुड्डू स्टेशन पे पहुंचे ही नहीं। फिर पता चलता है कि शीतल ने वो टिकट्स किसी और को बेच दी थी। आखिर शीतल ने ऐसा किया क्यों? क्या मकसद था शीतल का उर्मिला और गुड्डू के लापता होने में? आखिर उर्मिला और गुड्डू हैं कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं शीतल की हत्या के बाद उनके साथ भी कुछ? एक चीज तो तय है, इस प्लान में कौन कौन शामिल था ये हमें पता नहीं, लेकिन शीतल इस प्लान में शामिल थी ये कंफर्म है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर शीतल के कॉल रिकॉर्ड डिटेल से एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। एक ऐसा नंबर है जिससे शीतल की रेगुलर बात होती थी। किसका नंबर है? संजय शुक्ला, पंडित है। इन लोगों के इलाके के लगभग सारी घरों में यही पूजा करता था, यहाँ तक कि अमरमणि के घर में भी। तो उसका इन सबसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन यह है सर कि शीतल का इस पंडित से कुछ ज्यादा ही लेना देना था। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स पिछले 3-4 महीनों में फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। अब जाहिर सी बात है इतने कॉल करके कोई गायत्री मंत्र तो सुनाता नहीं होगा। उठा लाओ पंडित जी को। तोड़ दो ताला। सर पूरा घर छान मारो। सर ये औरतों का सामान, पर ये सारा सामान यूज किया हुआ लग रहा है सर। सर अंदर से ये मिला है।
ये माजरा क्या है? शीतल और इसके बीच में इतने सारे कॉल्स और गिफ्ट के लेन देन भी। हाँ राजवीर बोलो। सर संजय ने हर गिफ्ट की डिटेल्स लिख के रखी है। पंडित आदमी है, ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेता होगा? 7-8 हजार। इसका बैंक अकाउंट चेक करूं? कोई फायदा नहीं, हो सकता है इसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट हो ही ना। इन लोगों का ज्यादातर धंधा कैश पे ही चलता है। सर सिचुएशन को देख के लगता है कि शीतल का इस पंडित से कोई ना कोई चक्कर तो है। हो सकता है। एक काम करते हैं, अनिरुद्ध से पूछताछ करते हैं। उसकी बीवी मर चुकी है और बीवी का आशिक गायब है। इस त्रिकोण का तीसरा कोण तो वही है। ले आओ उसे। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, मेरा ही बच्चा निकलेगा। आप लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं है। आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी उस शख्स से जिसके लिए वो सब कुछ थी। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो मेरे लिए किसी एक बड़े सदमे से कम नहीं था। पता नहीं शीतल को क्यों झूठ बोलना पड़ा कि वो उर्मिला मामी और गुड्डू को स्टेशन पे छोड़ आई। राजवीर, मेरी थ्योरी के मुताबिक संजय और शीतल का अफेयर चालू था। इसकी खबर उर्मिला को पड़ी, जिसके चलते संजय और शीतल ने उर्मिला को गायब कर दिया। इसी दौरान अनिरुद्ध को अपनी बीवी शीतल की कारगुजारियों का पता चलता है और शीतल का मर्डर अनिरुद्ध के हाथों हो जाता है। अगर मेरी थ्योरी करेक्ट है तो हम इस केस को सॉल्व करने में सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस केस को सुलझाने का हमारा आखिरी कदम क्या होगा? इस केस की शुरुआत हुई थी अनिरुद्ध के घर से। इस केस में ट्विस्ट भी आया अनिरुद्ध के घर से, जब हमें उर्मिला का जला हुआ बैग मिला था। और मुझे पूरा यकीन है इस कहानी का द एंड भी अनिरुद्ध के घर पे ही छुपा है। इस केस में पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुड्डू और उर्मिला कहां हैं। शीतल ने सबसे झूठ क्यों बोला? शीतल के संजय के साथ कैसे रिश्ते थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिरुद्ध को इन दोनों के बारे में कुछ पता चला हो? सर एक साथ पूरा का पूरा परिवार कहां जा सकता है? पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। आओ। ये अमरमणि जी का पूरा परिवार कहां गया है, कुछ पता है आपको? साहब वो घाट पे गए हैं अपनी बहू की अस्थियां विसर्जन करने के लिए। सिंह एक काम करो, फौरन एक टीम लेके घाट पे पहुंचो। आप लोगों में से अस्थि विसर्जन कौन करेगा? नहीं, हम उसकी अस्थियों को हाथ भी नहीं लगाने वाले। बेटा, अस्थि विसर्जन तो तुम ही करोगे ना? तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? अरे जिसकी मर्जी हो कर दे, नहीं तो पंडित जी से बोल दीजिए, वो कर देंगे। हम कह दिए हम उसकी अस्थि को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और आप हमसे जिद मत कीजिए बस। पर बेटा रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों मरे लोग की शांति के लिए जिंदा लोगों को तकलीफ दे रही हैं? और वैसे भी पता नहीं कैसे रिश्ते थे संजय और शीतल के बीच में। ये लोग तो कब के यहाँ से चले गए साहब। कहाँ गए? शायद किसी होटल में गए होंगे। आपको मालूम है कौन से होटल में ठहरे हैं ये? अब यहाँ 10-12 होटल हैं साहब, उन्हीं में से किसी एक में ठहरे होंगे। अनिरुद्ध, तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला? तो क्या करता, सच बोलता तो वो लोग मुझ पे शक करने लगते। क्या बात है, लगता है तुम दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था। हमने आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको अनिरुद्ध और माधुरी? क्या हुआ सर? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ गायब है, आखिर बात क्या है? हम कहीं भाग नहीं रहे थे, अस्थि विसर्जन के बाद यहाँ से सीधे घर ही आ रहे थे। अस्थि विसर्जन तो कब का हो चुका, बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं? वो तो सब घाट पे थे, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ना तो वो घाट पे हैं और ना ही अभी तक यहाँ पर वापस लौटे हैं। आखिर गए कहाँ बोलो? सर एक नाविक से पता चला है कि बाकी के परिवार वाले बोट से नदी की सैर पर निकले थे। अभी तक ना तो परिवार वाले वापस आए हैं और ना ही वो बोट। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधुरी को लेकर आओ। सर
हेलो, लेकर आओ उसे। डरो मत बेटा, हम हैं ना आपके साथ। अब आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, अब आपकी मम्मी को यानी उर्मिला जी को हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कब देखा था आपने अपनी मम्मी को आखिरी बार? अच्छा, जिसने आपका मुंह दबाया उसको देखा आपने? अमरमणि, गणेश, प्रिया, शीतल और निर्मला ने जो उसकी मां के साथ किया था वो शायद उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। इस सब की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर काफी असर पड़ा है, जिससे उभरने की वो अब भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार पुलिस को गुड्डू के साथ साथ मुजरिमों का भी पता चला। जो बात पता चलनी बाकी थी वो ये थी कि इन लोगों ने उर्मिला को क्यों मारा। एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि मुजरिमों की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, अमरमणि, गणेश, प्रिया और निर्मला एक साथ गायब हो गए। संजय की तो पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी, पर उनकी हर मुमकिन कोशिश असफल साबित हो रही थी। सर, फैमिली का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हमारे कांस्टेबल ने बोट से नदी में काफी दूर तक ढूंढा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राजवीर, इन लोगों ने उर्मिला को मार के गुड्डू को एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। इन सब के बाद कत्ल होता है शीतल का, यानी शीतल से कोई इन्हें बड़ा खतरा था। सर, मुंह खोलने का खतरा? एग्जैक्टली। अब इस सीन में बचते हैं 5 लोग, अमरमणि, गणेश, प्रिया, निर्मला और संजय। डेफिनेटली संजय ने गुड्डू का मुंह दबाया होगा और वो इस मर्डर में शामिल भी है, इसलिए वो अभी तक फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या उर्मिला के होने से अमरमणि परिवार को जान का खतरा था? सर, वैसा ये तो वो कैरेक्टर्स हैं जो सामने क्लियर दिख रहे हैं, कहीं पर्दे के पीछे अनिरुद्ध और माधुरी तो नहीं। आखिर पूरे परिवार वाले इन दोनों को साइड में करके प्लानिंग क्यों करेंगे? आधी कहानी हमें पता चल चुकी है और बाकी की आधी तुम दोनों इज्जत से बता दो, वरना जब हम अपनी औकात पे आते हैं ना तो अच्छे से अच्छे कहानियां बनाना भूल जाते हैं। बताओ, तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून क्यों किया? सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। आप जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी कि तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून किया है। पहले शीतल झूठ बोल रही थी, फिर पूरा परिवार, अब तुम दोनों सच सच बता दो, वरना तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे। सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? पहले शीतल गायब हुई, मैंने उसे खो दिया, अब मेरी पूरी फैमिली गायब है। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तो डर है ये सब जो कोई भी कर रहा है, कहीं वो मेरी पूरी फैमिली के साथ भी। सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप ही सोचिए, अगर हम दोनों को कुछ भी पता होता तो क्या हम आपके सामने इस तरह बैठे होते? राजवीर, ये केस जितना सुलझा हुआ दिखता है उतना उलझा हुआ भी है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन सब ने ये मर्डर किया क्यों, वजह क्या थी इसके पीछे? सर, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि इस शीतल का संजय के साथ गिफ्ट वाला चक्कर क्या है। जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है, क्या वही सच है या उन गिफ्ट्स के पीछे कुछ ऐसा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने महंगे गिफ्ट्स, सारे यूज किए हुए, जिसको जरूर शीतल ने इस्तेमाल करके लौटा दिए होंगे, और ऊपर से इन गिफ्ट्स के रिकॉर्ड जो संजय ने खुद लिख के रखे थे। ये गिफ्ट्स जहां से खरीदे गए उन दुकानों को ट्रेस करो। महंगे गिफ्ट्स हैं, हो सकता है पेमेंट कैश में ना की गई हो। अगर संजय का खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया ही होगा। लोगों से पता करो, क्या उन्होंने शीतल और संजय को एक साथ आते जाते देखा था? और पॉसिबल हो तो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, सर, ये तो पिंटू है। कौन पिंटू? सर, ये प्रिया के पीछे था। सर, उन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस लव स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है। और पापा ने एक बार उन दोनों को अपनी आंखों से देख लिया। लगता है मजनू को भी पीछे छोड़ दोगे। तुम हमारी लैला बन जाओ तो मजनू को क्या, निक्का को भी पीछे छोड़ देंगे। मैं बताता हूँ तू क्यों सर, मैं बताता हूँ। बता।
सर माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। सर मानता हूँ प्रिया और मेरे बीच संबंध था, पर सर बात बराबर की थी सर, इसलिए तो हम दोनों ने मिलकर भूत का नाटक किया था। भूत का नाटक? हाँ सर, वो दरअसल प्रिया के पापा जी ने हमें देखा तो उन्होंने हमें तो कूटा ही और साथ ही साथ प्रिया का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। सर संजय हमारा अच्छा दोस्त था। ए संजय, एक बात बता, ये प्रिया के घर का पूजा पाठ तेरे हाथ में ही है ना? अबे साले, अब ये मत बोलना कि तुम दोनों की कुंडली मिलवाएं। अरे नहीं मेरे भाई, तू बस प्रिया और मेरा मिलने का जुगाड़ बना दे। माँ कसम जिंदगी भर लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। संजय ने शीतल भाभी को पटा लिया, जिससे प्रिया और हमें अच्छा मौका मिलने लग गया, और फिर भाभी ने भूत का नाटक स्टार्ट कर लिया। और संजय ने घर वालों को समझाया कि उन्हें भूत झाड़ने के लिए घर से बाहर लेके जाना पड़ेगा, और भाभी के साथ प्रिया भी आने लगी। कभी कभी प्रिया की माँ जी और भाभी भी आते थे, पर उसमें संजय संभाल लेता था। भाभी जी को गिफ्ट्स का शौक था, उन्हें वो मिल जाता था। संजय को पैसे की लालच थी, उसे पैसे मिल जाते थे। सर प्रिया और हमें सिर्फ मिलने की चाह थी। सर एक मिनट, मैंने पिंटू की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स चेक की, क्लीन है। इससे भी कोई खास हाथ नहीं लगा है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला की मौत से लेके इन सब के गायब होने तक बस एक राज बना हुआ है सब। एक काम करो, इन सब की फोटोग्राफ्स चारों तरफ सर्कुलेट कर दो, खबरियों को भी अलर्ट करो। इस केस को सॉल्व करने के लिए इन सब का मिलना बहुत जरूरी है। सर अनिरुद्ध, तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे? और फिर गणेश भी तो नहीं है ना। देखो, किसी के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती। अच्छा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाई हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया। प्लीज खा लो, प्लीज। चलो मैं खिला देती हूँ। सर 2 दिन पहले घाट के किनारे 3 लाशें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनके पेट से हैवी स्लीपिंग पिल्स मिली। इसके बाद डूबने से इनकी मौत हो गई। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान घाट के दूसरी तरफ हमें एक नाविक मिला, जिसने उसी दिन दूसरी तरफ एक लड़की के साथ एक आदमी को निकलते देखा, पर सर वो दोनों की शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। मे बी वो दोनों अमरमणि और प्रिया ही हों, क्योंकि वही दोनों फरार हैं। संजय का तो हमें पहले से ही कुछ नहीं पता है। कहीं ऐसा तो नहीं बाप बेटी ने मिलकर ही इन सबको मारा हो। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधवी को खबर दे दो। इस केस में अभी भी कोई ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगी है। अब इस केस में पुलिस को 3 लोगों की तलाश थी, अमरमणि, प्रिया और संजय। इन लोगों ने खून क्यों किए थे, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला था, लेकिन इतना साफ था कि इस परिवार में ऐसे कई राज दफन थे जिनका बाहर आना जरूरी था। सब 25 साल से अमर भाई साहब हम लोग पड़ोसी हैं साहब। आदमी थोड़े अलग स्वभाव के हैं, ज्यादा उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, और उनकी खुशी तो उनकी बेटी में ही बसती है। दोनों बेटों से बेटी को ज्यादा चाहते हैं। साहब पिल्लू का किस्सा तो पूरे मोहल्ले को पता है। देखा था अक्सर प्रिया को उसके साथ। प्रिया भी कोई उनमें से कम नहीं थी, वो तो भाई साहब की लाडली थी। इसके लिए अमर भाई ने आज तक उसको एक शब्द नहीं कहा। सर वो प्यार मैं समझता हूँ, लेकिन इन बाप बेटी का सर इनका कुछ अलग ही किस्म का प्यार चल रहा था। अक्सर मामला जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है सर। मतलब इनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। तू क्या सोच रहा है? तू जो बोलेगा हम सुन लेंगे। सर वैसे मिसिंग भी तो ये सिर्फ बाप बेटी हैं। संजय पहले से ही अंडरग्राउंड है, कहीं सबके पीछे इन दोनों का ही तो हाथ नहीं। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। बाप बेटी के रिश्तों को जड़ तक खुद निकालना होगा। पागल हो गया वो कुछ भी बोलेगा और मैं बैठ के सुनूंगा। पहले तो साला धुला, उसके बाद मेरी बहन को परेशान किया, और जब उसका खुद का नाम आ रहा है तो मेरे पूरे परिवार को बदनाम कर रहा है वो। सर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है।
अगर मेरा बस चले ना, साले को जान से मार डालूं मैं। उस आदमी का क्या भरोसा सर, कुछ भी कर सकता है वो। बहुत बड़ा दोगला इंसान है। एक ही पल में दोस्त और दूसरे ही पल में जान का दुश्मन बन जाता है। सर अगर पिंटू को लगता है ऐसा है तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि प्रिया के बारे में पिंटू से ज्यादा और कौन जानेगा सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं अभी। हटो सामने से, साइड। मौत को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए सर। विक्टिम ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। इसका गला किसी दुपट्टे या गमछे जैसी चीज से घोटा गया है। राजवीर, ये पिंटू, अनिरुद्ध और माधुरी, इन सबको चेक करो। संजय की तलाश और तेज कर दो। आसपास की स्टेट्स में कोऑर्डिनेट करो, खासतौर से मंदिरों में, क्योंकि संजय को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ये अनिरुद्ध और माधुरी से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, इनको भी अच्छी तरह से खंगालो। सारे एंगल्स को दोबारा से क्रॉस चेक करो, कहीं ना कुछ मिसिंग जरूर है। सर, ये अनिरुद्ध और माधुरी तो बचपन के दोस्त निकले, स्कूल कॉलेज सब साथ में हुआ है इन लोगों का। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच ही एक चिंगारी हो जिसकी वजह से बाकी के परिवार वाले जल गए? नहीं सर, अब जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। बिहार भाग के गया, और वो भी कहां? मंदिर में। तुझे ये ध्यान नहीं रहा कि वहां तेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं है। बोल कौन कौन शामिल था इस कांड में तेरे साथ? बोल कौन कौन शामिल था इस कांड में तेरे साथ? मानता हूं कि मैं उर्मिला मामी और शीतल को मारने में मैं था, लेकिन साहब उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा, भगवान कसम। ये सब उस पिंटू और प्रिया का किया धरा है। साहब प्रिया ने हमको बोला था कि वो घाट पे जाके परिवार का पूरा खेल खत्म कर देगी। अरे पगला गए थे वो लोग। उसने हमसे भी कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। सब सच सच भौंक दे। अब एक सेकंड का भी अगर पॉज लिया ना तो तेरी अलग से जबान बाहर खींच लूंगा। सर वो उर्मिला मामी को सब पता पड़ गया था, और सर वो सबको बता देती सर, इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें रास्ते से हटा देंगे। पता बाकियों ने तेरा साथ क्यों दिया? साहब वो शीतल पे तो भूत आने का नाटक चल ही रहा था, लेकिन एक दिन जब उर्मिला मामी को सब पता चल गया तब। मामी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर का निजी मामला। आप इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। सबको पता चलेगा तो तुम्हारे पापा की इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। और इस उम्र में भला कोई करता है ऐसा? लगता है वक्त आ गया है कि आपको ना मोक्ष की प्राप्ति हो। ये क्या खिला दिया तुमने मामी जी को? भूत का धतुरा। अब जोर जोर से चिल्लाओ वरना भूत हमारे सर पे नाचेगा। फिर हमने सबको ये कहा कि जो भूत शीतल के अंदर आता है वो अब उर्मिला मामी के अंदर आ चुका है, और अगर अब ये भूत किसी के अंदर आया तो उसकी मौत हो जाएगी। सब परिवार वाले बहुत डर गए। फिर हमने कहा कि अगर उर्मिला मामी को ही मार दिया जाए तो ये भूत का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर इन सब के बाद शीतल भाभी की हालत पतली हो गई। सर वो कभी भी किसी को जाके सब बता सकती थी, इसलिए हमें तो लाशें 3 मिली थी, गणेश, निर्मला और नाविक की। तो फिर अमरमणि की लाश? सर सबको मारने के बाद प्रिया और मेरा प्लान था कि हम लापता हो जाएंगे। तो सर जैसे ही आपने हमको पकड़ा सर, हमें डर लगा कि अगर आप प्रिया तक पहुंचे तो वो सारा इल्जाम हम पर ठोक देगी। जुर्म की रोशनी देखने में तो बड़ा मजा आता है पिंटू, लेकिन उसकी चकाचौंध मुजरिम को कब अंधा कर देती है उसे पता भी नहीं चलता। प्रिया ने तो तेरे प्यार में क्या क्या प्लान किए थे, और आखिर उसको मारा भी तो किसने? खुद उसी के प्यार ने। सही कहते हैं शायद लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। और तू तो धर्म का ज्ञानी था, लालच ने तेरे ज्ञान पे भी पर्दा डाल दिया जब तू इनके साथ हो लिया। अब देना प्रवचन अपने कुकर्मों का सलाखों के पीछे।
उर्मिला सिर्फ और सिर्फ प्रिया को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन प्रिया, पिंटू और संजय इस ड्रामे को खुलने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिलकर भूत का नाटक रचा, जिसकी वजह से उर्मिला की मौत हुई। उनके लिए एक झूठ की कीमत एक इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा निकली, और शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ गिफ्ट्स के लालच में उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपनी जान की कुर्बानी। प्रिया प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने अपने परिवार को ही जान से मार दिया। वो परिवार जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो परिवार जिनको उसकी चिंता थी। इस केस में उर्मिला इकलौती इनोसेंट विक्टिम थी, पर बाकी के सारे विक्टिम वो थे जो खुद इस केस के गुनाह में शामिल थे। काम, क्रोध, मोह, माया जब अपनी हदों से आगे बढ़ जाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, इतना बुरा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।